मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मैक्सिट के बारे में कि मैक्सिट में कितनी किस्म की स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही हैं। तो वो मैं आपको तो थोड़ा सा आज डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले आप लिखेंगे मैक्सिट स्कॉलरशिप। तो आप क्लिक करेंगे जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स पे। तो ये आपको उसके मेन पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पास हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं। टाइप्स ऑफ जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कौन सी मांगी गई हैं और उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कौन सा है। सबसे पहले अगर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर टाइप्स ऑफ जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जापानीज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल अंडर द जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप रिसर्च स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, टीचर्स के लिए अवेलेबल है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जो कि जापानीज़ सीखना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए। कॉलेज ऑफ 2 किस्म की मैक्सिट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। वन जो है इट इज़ कंसिडर एज recommended by Japanese embassy or consulate general, which is also called embassy track मैक्सिट स्कॉलरशिप। जो हमारे पास दूसरी स्कॉलरशिप है वो है हमारे पास recommended by the Japanese university which will accept, this also called यूनिवर्सिटी ट्रैक मैक्सिट स्कॉलरशिप। तो इन दोनों जो दोनों ये तरीक़ाकार हैं स्कॉलरशिप के, ये सेम स्कॉलरशिप है, सेम ही फंडिंग होगी, सब कुछ इसमें सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इनका जो प्रोसेस करने का तरीका है स्कॉलरशिप का वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो रिकमेंडेड बाय जापानीज़ एम्बेसी और कॉन्सुलेट जनरल मैक्सिट स्कॉलरशिप है, इसमें आप वेट करेंगे कि कब आपके स्पेसिफिक कंट्री की जो जापान की एम्बेसी है या वहाँ पे अगर कॉन्सुलेट है वो कब इस स्कॉलरशिप को अनाउंस करता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अदर देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप उनकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे और वहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो उन्होंने मांगी हुई होंगी वो आप सबमिट करवा देंगे विद इन ड्यू डेट। एम्बेसी स्कॉलरशिप अनाउंस करती है आपके कंट्री में, तो आप उनको जब डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स एवेलुएट करेंगे। एवेलुएट करने के बाद जो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उनको वो आगाह करेंगे, उनको इतला करेंगे यू आर शॉर्ट लिस्टेड। दे विल प्रोग्राम ए टेस्ट एग्ज़ाम फॉर देम। टेस्ट में उसकी जो है डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, वो जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, जहाँ जापान की जो एम्बेसी है जहाँ पे स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है, वहाँ पे भी गाइडलाइन दी हुई है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो टेस्ट जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपकी पहली एवेलुएशन, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद टेस्ट, दोनों को मिला के आपका एक मेरिट बनाया जाएगा। तो उसके बाद सिलेक्शन के बाद एम्बेसी आपको नोटिफाई करती है कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट। उसके बाद आपका पूरा जो है ना वीज़ा प्रोसेस या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एम्बेसी की वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये दूसरी हमारे पास है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। इसमें आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे। जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप है ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी के ऊपर। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट करें आप एमएस के लिए, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट सेट की होती हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट में ये होता है कि आप पहले कोई प्रोफेसर ढूंढें जो आपकी फ़ील्ड से मिलता जुलता हो, जो आपको एक्सेप्ट करे आपकी थीसिस के लिए, पीएचडी और मास्टर्स के थीसिस के लिए। आप उसके साथ अपना रिसर्च प्रपोज़ल शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो आपको जब एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंड करता है। वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस असल में आपकी जो है वो पहली कामयाबी होती है उस यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करने की। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्टेंस लेटर्स के बगैर आपको अलाउ नहीं करती हैं अप्लाई करने की, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिसमें आप बगैर एक्सेप्टेंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कम ही रिक्वायरमेंट है कि सुपरवाइज़र से आपको रब्ता करना पड़े,
तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए तो वहाँ से आप एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, डॉक्यूमेंटेशन की, ट्रांसलेटेड आपसे मांगेगी जापानीज़ में तो आप उनको देंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपको यूनिवर्सिटी रेकमेंडेड स्कॉलरशिप के लिए, मैक्स स्कॉलरशिप के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ना भेजने पड़ते हैं हार्ड कॉपीज़ में। तो आप एक सेट तैयार करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, पीएचडी के लिए भी आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, लेकिन मास्टर में आप डायरेक्ट उनको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अगर आपका एडमिशन होता है तो वो यूनिवर्सिटी आपका जो आपके लिए मैक्सिट में अप्लाई करेगी फ़ंड के लिए, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको नोटिफाई करेगी आप इस प्रोग्राम में स्कॉलरशिप के साथ एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं है। तो पीएचडी में कुछ ऐसा है कि आप प्रोफेसर से रब्ता करने के बाद जब एक्सेप्टेंस ले लेते हैं तो आप उस एक्सेप्टेंस लेटर के साथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जब एडमिशन कन्फर्मेशन मिल जाती है तो यू आर ऑल सेट टू हैव मैक्सिट स्कॉलरशिप में। यहाँ पे आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 100% श्योर नहीं है लेकिन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब सुपरवाइज़र आपको सुपरवाइज़ करने के लिए तैयार हो और यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन ऑफ़र कर दिया हो। इसके बाद यूनिवर्सिटी मैक्सिट में आपके लिए अप्लाई करेगी फॉर पीएचडी फंडिंग्स, जो भी आपका प्रोग्राम होगा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो उसके बाद उसी तरह से आपको फिर यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी कि आप इस प्रोग्राम में जिस पीएचडी प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है आपकी फ़ंडिंग एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था। उसके बाद जब आप जब आपको फ़ंडिंग की कंफर्मेशन हो जाती है, यूनिवर्सिटी आपको कंफर्म कर देती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट सेंड करती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो वो आप अपने स्पेसिफिक कंट्री में वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपको वो एयर टिकट सेंड करते हैं। इसके बाद यू आर गुड टू गो टू स्टार्ट योर मास्टर या पीएचडी। तो अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएँ तो हमारे पास देखें जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड देयर कंटेंट अकॉर्डिंग 2019। तो अब एम्बेसी रेकमेंड में आप रिसर्च स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टीचर हैं किसी भी स्कूल में। आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जापानीज़ सीखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी रेकमेंडेड स्कॉलरशिप से। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट भी हैं जो कि इस स्कॉलरशिप में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सिटी रेकमेंडेड। इसमें अगर आप देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए जो स्टूडेंट विलिंग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, टीचर्स नहीं अप्लाई कर सकते यूनिवर्सिटी में। अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। जापानीज़ स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी। आप इसमें जो आपके पास स्पेशलाइज्ड कुछ प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं उसमें भी आप इस ट्रैक के ज़रिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप एम्बेसी ट्रैक के ज़रिए किसी भी प्रोग्राम में इन 6 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड प्रोग्राम में आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और 3 में अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर आप देखें आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में फ़र्दर डिटेल्स पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चूज़ कर लें आप किस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं आप अगर रिसर्च स्टूडेंट हैं तो आपकी उम्र 35 साल से नीचे एंड कॉलेज ग्रेजुएट और मस्ट हैव 16 years ऑफ स्कूलिंग। नेक्स्ट आपके पास टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। इसमें भी आपके पास आप जो है ना आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए और आप जो है ना किसी भी पे आप क्या हूँ एज ए टीचर काम कर रहे हों। तो ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए। इसके अलावा आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए टीचर इन प्राइमरी सेकेंडरी या टीचिंग, या प्राइमरी टीचर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी टीचर भी हो सकते हैं। प्रोफेसर जैसे टीचर्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में इस वक्त पढ़ा रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये हमारे पास छः किस्म के प्रोग्राम थे जिनको मैक्सिट सपोर्ट करता है। अब हम अगर वापस चले जाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्यूरेशन दिए हुए हैं कि आप जो है ना अगर अप्लाई करेंगे एज ए रिसर्च स्टूडेंट तो आपके पास क्या होगा 1 साल मैक्सिमम हो सकता है। उसमें आप अगर जापानीज़ सीखना चाहें तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो बाकी है मैक्सिमम। अब इसमें अगर देखें टीचर एज ए टीचर आप अप्लाई करते हैं
फ़ंड के लिए, तो आपके पास यहाँ पे भी 1 साल के लिए जो है ना मैक्सिमम आपको फ़ंड मिलेगा, जिसमें आप अगर चाहें तो जापानीज़ भी सीख सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो वो 5 साल की होगी, 1 साल का आपको जापानी सिखाई जाएगी और 4 साल की आपकी 4 की डिग्री होगी। अगर आप मेडिकल के किसी भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो वो 7 साल तक चली जाएगी आपकी डिग्री। और अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज या कल्चर सीखेंगे तो वो 1 साल की आपको फंडिंग मिलेगी। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो वो 4 साल की होगी। स्पेशलाइज जो है ना वो 3 साल की, जिसमें आप डिप्लोमा वगैरह कह सकते हैं। डिप्लोमा वगैरह जो आपका होगा इसी कैटेगरी में आ जाता है, जो कि 3 साल तक आपको फ़ंड करेगा। मेजर फील्ड ऑफ स्टडीज़, तो आप किसी भी फील्ड ऑफ स्टडीज़ में जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडीज़ यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो पीएचडी और एमएस के लिए है 1,43,000 से 1,45,000 जापानीज़ येन तक की फ़ंडिंग मिल जाएगी। और बैचलर्स प्रोग्राम में आपको फ़ंड मिलेगा 1,17,000 पर मंथ, जो कि बैचलर्स में बनता है पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख। और अगर आप ग्रेजुएट स्टडीज़ को देखें तो तकरीबन 2.5 लाख तक चला जाता है इनका फ़ंड। तो याद रखें, जो भी जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वहाँ पे जितनी भी ट्यूशन फ़ी होगी यूनिवर्सिटी की, वो आपकी वेव्ड होगी। इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी पे नहीं करेंगे। ये मैक्सिट आपको आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली पे कर देगी। और आपको एकोमोडेशन दी जाएगी और ट्रैवल अलाउंस। ये दोनों की बात हो रही है, ये दोनों का सेम ही है, दोनों में सेम है। चाहे वो आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करें, चाहे वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करें, दोनों में ये फ़ंड सेम होंगे। दोनों की ट्यूशन वेवर सेम होगा। दोनों में आपको राउंड ट्रिप फेयर जो है ना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फ़र्क दोबारा बताना चाह रहा हूँ, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपके अप्लाई करने का है। नेक्स्ट अगर आप देखें, एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एम्बेसी रिकमेंडेशन। अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको या तो जापानीज़ आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स यू नीड टू नो इंग्लिश और जापानीज़। अगर आपके पास जापानी आपको नहीं आती तो आप इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो ये मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी इसमें, ये इंडियन, ये हमें जो है ना इस बात का एज है, या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान, हमें किसी हद तक इंग्लिश की हाउ नो है। और हम जो है ना थोड़ी सी मेहनत करके इस रिक्वायरमेंट को हम अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चले जाएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन जापान या फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आप जो भी आपको वो करेगा, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको अवहम हो, तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आपके सारे जो है ना सवालात के जो है ना ठीक से जवाब दे सकूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फ़र्दर वीडियोज़ इस तरह की बना सकूँ जो कि उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हों जो कि बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।